नमस्कार। संसद इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता भी कामकाज के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। पहले हफ्ते के बाद इस हफ्ते भी अवरोध की वजह से ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। अवरोध पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने नाराजगी भी जाहिर की। संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हुआ था और ये सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में भी राज्यसभा में अवरोध की वजह से कामकाज बाधित हुआ। लगातार अवरोध पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने चिंता जताई। अवरोध पैदा करने वाले सांसदों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने सदन के सुचारू संचालन के लिए कई बार सहयोग की अपील की। हालांकि सभापति की अपील के बावजूद हर दिन अवरोध जारी रहा। इस हफ्ते राज्यसभा से कोई विधेयक भी पारित नहीं हो पाया। साथ ही चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान, महंगाई, कृषि संकट जैसे मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पाई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में भी राज्यसभा में अवरोध की वजह से ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया। हफ्ते के पहले दिन यानी 17 दिसंबर को सदन की कार्यवाही में राफेल और कावेरी के मुद्दों पर अवरोध देखने को मिला। सदन में अहम पत्र रखे जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले दिनों आए गज और तितली चक्रवात की वजह से हुई तबाही पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस स्वीकार कर लिए हैं। सभापति ने सदन को जानकारी दी कि कीमतों में बढ़ोतरी पर नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के नोटिस के अलावा कृषि संकट पर चर्चा के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का नोटिस भी स्वीकार किया गया है। Also received a notice from the leader of the opposition, Sri Ghulam Nabi Azad ji, about the price rise with particular reference to petroleum products and other related items. That also I have admitted. And now I have received a notice from Sri Ram Gopal Yadav and Derek O'Brien about the agrarian crisis in the country. It's also an important issue that also I have admitted it to be taken up. सभापति की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एआईएडीएमके और डीएमके के सांसद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहे कावेरी जल विवाद के स्थायी समाधान की मांग को लेकर आसन के करीब आ गए। आंध्र प्रदेश के सदस्य भी अपने प्रदेश के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए आसन के पास आ गए। वहीं 1984 सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से सजा सुनाए जाने पर सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से माफी की मांग की। अवरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। 18 दिसंबर को भी सदन की कार्यवाही में अवरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को बताया कि कृषि संकट, कीमतों में बढ़ोतरी जैसे जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए उन्होंने विभिन्न दलों के सांसदों के नोटिस को मंजूर किया है। सभापति ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन की अपील भी की ताकि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सके। Members of Tamil Nadu and Karnataka, I have an appeal to make with regard to the notice given by members with regard to that Central Water Commission's decision and make that issue. I am willing to have a discussion in the House, and then I will be asking the concerned minister to come and respond to the members' queries, if any. Only thing is, because it's an interstate issue, I don't want members to go beyond a point and then create further controversies, because it will again raise tempers outside. Follow this much advice. That is my appeal to all of you. Today, once again, I want to appeal to all of you. Please have a peaceful conduct of the House and allow issues to be discussed. हालांकि सभापति की अपील के बावजूद सदन में राफेल और कावेरी मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी रहा। सभापति ने सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। People are not interested in discussing public issues. Cyclone is a serious issue. People have lost their lives. Farmers are very much affected. Not one state, Tamil Nadu, Kerala, and also Andhra Pradesh and other states. And you people are not interested in discussing. You want to do, you want to create din in the House. Then let the House be order. Let everybody cooperate with each other. गतिरोध की वजह से सभापति को कार्यवाही पहले 2 बजे और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। The House is adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow.
बुधवार यानी 19 दिसंबर को भी हालात में बदलाव नहीं हुए। राफेल और कावेरी मुद्दे पर अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पाई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से बार बार सदन चलाने की अपील की। सदन में गतिरोध जारी रहने पर सभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। 20 दिसंबर यानी गुरुवार को भी राज्यसभा में राफेल और कावेरी मुद्दे पर अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही बाधित रही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। सभापति ने सदस्यों से कहा कि सदन में कई मुद्दे और विधेयक लंबित हैं, जिसे पारित कराना बेहद जरूरी है। Entire country is watching us. There are many issues which are pending before the House. Important bills are there. Important bills are there. We have to discuss about cyclone. We have to discuss about there are notice also about Rafale. The House is we can discuss about Rafale also. The government also has no objection. हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार 21 दिसंबर को भी अवरोध खत्म नहीं हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में लगातार जारी अवरोध पर चिंता जताई। उन्होंने पार्टियों और सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्था तय करने की बात कही। सभापति ने कहा कि सभी पार्टियों की सहमति होने पर वो सदन की व्यवस्था बिगाड़ने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। So I appeal from this chair to this forum, to the entire country, to all political parties. I appeal to all political parties, please seriously ponder over this issue and come to some understanding. One, to run the House. Second, to avoid this bringing placards and also giving slogans in the House and all. Earlier also we have discussed it. It is possible if you all sit together, and I suggest to the leader of the House, Shri Arun Jaitley ji, during this recess, he can take initiative and talk to the leader. I am in touch with the leader of the opposition, and also today deputy leader also met me. They are also willing to discuss it and then come to some sort of honorable agreement to see that the House functions normally and regularly. सभापति ने सदस्यों को याद दिलाया कि मौजूदा शीतकालीन सत्र भी छोटा है और अगला सत्र भी कम दिनों का ही रहने वाला है। इसलिए उन्होंने सदस्यों से आम सहमति वाले विधेयकों को चर्चा कर पारित कराने पर जोर दिया। This is a short session. We have important things, and then January or February we will have only short session. Keep that in mind. And so you have to discuss a lot of issues. People are awaiting for our discussion, and then there are important bills also. Some of them are agreed upon, non-controversial, where there is no difference of opinion. So such bills also can be taken up at least from the next working day. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही 2:30 बजे दोबारा शुरू होने पर भी हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय तुलसी सिवाज जी के रिजोल्यूशन पर चर्चा आगे होनी है। प्रोफेसर मनोज झा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये चर्चा आगे बढ़े। कोई किसी की बात अगर नहीं सुन रहा तो ये सदन कैसे हम चला सकते। उपसभापति की बार बार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। आखिरकार उपसभापति को सदन की कार्यवाही 27 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। The House stands adjourned till 11 AM Thursday 27 December 2018। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कंप्यूटर में स्टोर डेटा की निगरानी के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अधिकार देने के फैसले से जुड़े गृह मंत्रालय के आदेश का मुद्दा 21 दिसंबर को राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक दलों की जासूसी का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने यह साफ किया कि ये कोई नया कानून नहीं है और सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए डेटा का एक्सेस होगा। सदन में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने केंद्र पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ कर रही है। The undeclared emergency has taken its final shape. All central agencies, all federal agencies, एक महीने में खत्म करूं, all federal agencies, let loose। नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है।
ये आदेश यूपीए की सरकार में लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाते हुए दिया गया है। कंप्यूटर के माध्यम से भी इंटरसेप्शन टेररिस्ट कर सकते हैं, तो पिछले 18 वर्ष पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 69 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19(2) की रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्री स्पीच पे, उस कानून को बनाने वाले, जिसका आपकी सरकारों ने भी प्रयोग किया, अन्य सरकारों ने भी, हमने भी किया, वही शब्दावली आर्टिकल 19(2) से ले ली गई। नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जब इसके साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा होगा तो ऑथराइज्ड एजेंसीज को अधिकार होगा कि जैसे टेलीग्राफ एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी के केस में वो इंटरसेप्शन कर सकते थे, जिसके माध्यम से हम टेररिस्ट पकड़ते हैं, वो आईटी एक्ट में जब आईटी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू होगा तो वही अधिकार पैरेलल उसमें दिया गया। उसके कानून जब आनंद शर्मा जी मंत्री थे तो 2009 में यूपीए सरकार ने बनाए कि कौन सी एजेंसीज होंगी जिनको ऑथराइज किया जाएगा। ये 2009 में कानून बने, उसकी रूल्स बने, और उस रूल्स के तहत फ्रॉम टाइम टू टाइम वही एजेंसीज हैं, आईबी, सीबीआई, नारकोटिक एजेंसी, डीआरआई इत्यादि, जो नोटिफाई हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, किसी भी फोन या कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट को नहीं कर सकता जिसका संबंध नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ या खतरे का है, तो ये ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं। तो तब से लेकर जब से एक्ट बना, these orders of authorization are repeated from time to time। 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला आ रहा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसी तरह के कानून से खिलवाड़ नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी गंभीर विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि जो आतंकवाद का दुरुपयोग करते हैं कंप्यूटर पर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति ये कौन सी बात की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी साफ किया है कि 20 दिसंबर को जारी आदेश में सुरक्षा या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कोई नई शक्तियां नहीं दी गई हैं। एजेंसियां हर मामले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही किसी के कंप्यूटर की जांच, निगरानी और डिक्रिप्शन कर सकती है। आईटी कानून 2009 किसी प्राधिकारी और सरकारी एजेंसियों को यह अधिकार देता है कि वो देश हित और सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर में जनरेट, जमा या भेजी जानकारी को अवरुद्ध, निगरानी और डिक्रिप्ट कर सकती है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते राज्यसभा से कोई विधेयक पारित नहीं हो पाया। वहीं लोकसभा से 4 विधेयक पारित हुए। इसके अलावा 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाला विधेयक समेत 3 विधेयक भी लोकसभा में पेश किए गए। लोकसभा से इस हफ्ते 4 विधेयक पारित हुए। लोकसभा से 17 दिसंबर को उभय लिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 27 संशोधन के साथ ध्वनिमत से पारित हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि उभय लिंगी व्यक्तियों यानी ट्रांसजेंडर के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय उभय लिंगी परिषद की स्थापना की जाएगी। विधेयक में उभय लिंगी व्यक्ति यानी ट्रांसजेंडर को परिभाषित करने, उनके खिलाफ भेदभाव का निषेध समेत कई अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के हितों का खास ध्यान रखा गया है। लोकसभा से 19 दिसंबर को सरोगेसी विनियमन विधेयक 2016 पारित हुआ। विधेयक पर चर्चा में 9 सांसदों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने चर्चा का जवाब दिया। विधेयक में व्यावसायिक सरोगेसी को गैर कानूनी बनाने और महिलाओं के शोषण को रोकने का प्रावधान है। व्यावसायिक सरोगेसी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए ये बिल लाया गया है। विधेयक सिर्फ उन्हीं दंपत्ति को सरोगेसी की इजाजत देता है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए जिला मेडिकल बोर्ड की ओर से जारी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। विधेयक में सरोगेट मदर के लिए मानदंड तय किए गए हैं। इसमें सरोगेट मां को इच्छुक दंपत्ति का निकट संबंधी होना चाहिए। उसकी आयु 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही उसको विवाहित और मां होना जरूरी है। साथ ही उसके पास सरोगेसी के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। व्यावसायिक सरोगेसी, इसका विज्ञापन, सरोगेट माता का शोषण, सरोगेट बच्चे का त्याग, शोषण या मानव एम्ब्रियो या गैमेट्स को बचाने खरीदने का अपराध बनाया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना शामिल है।
It is for towards the pure altruistic surrogacy, completely banning the commercial surrogacy, which will prevent exploitation of women in India and in future the children born through surrogacy. All sections of the society and all NGOs and all civil societies have said that commercial surrogacy should go. लोकसभा से 20 दिसंबर को 2 विधेयकों को मंजूरी मिली। सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित हुआ। 11 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून उपभोक्ताओं की शिकायतों को जल्द सुलझाने में अधिक प्रभावी होगा। विधेयक में प्रावधान है कि अगर खराब वस्तु या सेवा से किसी उपभोक्ता को कोई नुकसान होता है तो वो मैन्युफैक्चरर, विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ उत्पाद दायित्व का दावा अपने घर से ही कर सकता है। बिल में भ्रामक विज्ञापनों के लिए पहली बार मैन्युफैक्चरर या एंड्योर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और दोबारा जुर्माना बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का प्रावधान है। भ्रामक विज्ञापन के एंडोर्सर को 1 साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, जिसे हर बार 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बिल के कानून बनने पर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर फैसला करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का गठन किया जाएगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 1 करोड़ रुपए तक, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामलों की सुनवाई होगी। विधेयक में प्रावधान है कि परीक्षण की जरूरत ना हो तो आयोग ऐसी किसी शिकायत का निपटान 3 महीने के भीतर और जहां परीक्षण की जरूरत होगी तो शिकायत का निपटारा 5 महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। हम लोगों ने उसमें 3 कैटेगरी रखा। एक तो मेन है कि अगर देखिए ठीक है, कोई आदमी यदि देता है एडवर्टीजमेंट के लिए और वो गलत चीज़ है तो वो दोषी है। यदि एडवर्टीजमेंट के लिए देता है और जो उसको गलत ढंग से क्या कहते हैं छापता है वो दोषी है। लेकिन यदि कोई सेलिब्रिटी जो है वो क्या कहते हैं कि जो है जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं कि बोलता है तो वो भी दोषी है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने जो है जेल की सज़ा को हटा करके जो है जुर्माना रखने का क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जो है काम किया है। 20 दिसंबर को ही लोकसभा से राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिही शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास संशोधन विधेयक 2018 भी पारित हो गया। नियमों की जटिलता के कारण 2014 से ही राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया और नियमों को आसान बनाने के उपाय किए गए हैं। राज्यसभा से विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। छोटे छोटे 2 संशोधन प्रस्तुत किए हैं धारा 4 में कि उसकी अवधि 3 साल की होगी और यदि वो त्याग पत्र दे देगा तो सरकार उसको जब स्वीकृत कर लेगी तब से ही वो पदमुक्त हो जाएगा। और उसकी पदमुक्ति के पहले अगर 3 साल की कार्यावधि हो रही है तो 2.5 साल में ही उसके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और लोकसभा में 17 दिसंबर को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 पेश किया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह विधेयक इस साल 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने यानी तलाक बिद्दत को अवैध बताया गया है। इस विधेयक पर 27 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी। 18 दिसंबर को केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री CR चौधरी ने सदन में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संशोधन विधेयक 2018 पेश किया। इसके अलावा 20 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कंपनी संशोधन विधेयक 2018 पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए एक नजर डालते हैं कुछ और मुद्दों पर जो इस हफ्ते राज्यसभा और लोकसभा में उठे। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राज्यसभा में 17 दिसंबर को सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीतने पर बधाई दी। सभापति ने इस मौके पर PV सिंधु के उज्जवल भविष्य की कामना की। Honorable members, on behalf of the whole House and on my own behalf, I congratulate Miss PV Sindhu for scripting history by becoming the first Indian to clinch the gold medal in Badminton World Federation World Tour Finals held in Guangzhou, China on the 16th December 2018. 19 दिसंबर को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में जानकारी दी
कि राज्यसभा के 97 सदस्यों ने सांसद निधि कोष से बाढ़ पीड़ित केरल में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 36 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता दी है। उन्होंने बताया कि इतना ही नहीं, उच्च सदन के 60 सदस्यों ने अपना एक माह का वेतन राज्य के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दिया है। ये सहायता 58 लाख रुपए से ज्यादा की मदद है। सभापति ने सदस्यों से केरल के बाढ़ पीड़ितों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए उदारता पूर्वक योगदान देने की अपील की। Happy to inform you that 97 members of the Rajya Sabha have contributed rupees 36 crores 65 lakhs 50,000 from their MP-led funds, and 60 members donated their 1 month salary amounting to rupees 58 lakhs 69,999 for relief and rehabilitation works in the affected areas of Kerala. इस बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने राफेल मुद्दे पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की कांग्रेस की मांग खारिज कर दी। उन्होंने 20 दिसंबर को सदन में इसकी जानकारी देते हुए कहा, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की शिकायत पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के बयान की जांच की। उन्होंने कहा कि विजय गोयल ने राहुल गांधी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही जिसे सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। मंगलवार को उपनेता प्रतिपक्ष आनंद शर्मा ने सभापति से राफेल मुद्दे पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की थी। आनंद शर्मा ने आरोप लगाया था कि विजय गोयल ने अपनी टिप्पणी में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लिया है। I have carefully gone through the debates of the Rajya Sabha of 18th December 2018 and found, as per the records, nowhere Sri Vijay Goyal, Minister of State for Parliament Affairs, in his submission referred to Rahul Gandhi. Therefore, the what is this? What is it? Unnecessary controversy को मत बढ़ाइए. I want to put the record straight and leave it there. If you want to just prolong it, therefore the averment made by Sri Vijay Goyal are correct. 21 दिसंबर यानी शुक्रवार को राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की ओर से 19 दिसंबर 2018 को की गई उद्घोषणा से संबंधित पत्र सदन के पटल पर रखा। Of my senior colleague Shri Rajnath Singh ji, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers: Proclamation GSR 1223E issued by the President on 19th of December 2018 under Article 356 of the Constitution in relation to the state of Jammu and Kashmir under Class 3 of the said article. Second, Order GSR 1224E dated the 19th December 2018 made by the President under subclass 1 of Class C of the proclamation mentioned at 1 above. Third, report of the Governor of Jammu and Kashmir dated the 28th of November 2018 to the President recommending the issue of proclamation. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की। जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार राफेल समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। Party is very clear that there are important issues, matters of public concern, functioning of the agencies, which need to be discussed in this House. Today, on behalf of the Home Minister, this ordinance has been placed on Jammu and Kashmir under Article 356. We would like that to be taken up urgently for discussion. सरकार राफेल समेत सर्व विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। अगर विपक्ष चाहता है तो अभी इसी समय राफेल पे चर्चा शुरू कर सकते हैं, किंतु विपक्ष भाग रहा है। दूसरी बात यह है, कल मैं नेता प्रतिपक्ष से भी मिला था और मैं विपक्षी दलों के दूसरे नेताओं से भी संपर्क में हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार के सदन के अंदर कामकाज होना चाहिए। सरकार की पूरी इच्छा है कि हर विषय के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा में भी 17 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच कई मुद्दों पर अवरोध रहा। कांग्रेस राफेल मुद्दे पर जेपीसी की मांग करती रही।
वहीं सरकार की ओर से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कही गई। कावेरी मुद्दे को लेकर AIADMK और DMK सांसदों ने अवरोध पैदा किया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हर दिन सांसदों से सहयोग की अपील की, बावजूद इसके लोकसभा में कामकाज बाधित रहा। इस बीच 20 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड पेश की, जिसमें वित्त वर्ष 2019 के लिए 85,948 करोड़ रुपए रकम की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।